जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एसआर एजुकेशन में। हम लोग उत्तर प्रदेश का अध्ययन कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में हम लोग इसके पहले वीडियो में देखे थे मृदा एवं जलवायु और सिंचाई तंत्र एवं अफवाह तंत्र। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश में कृषि व पशुपालन का क्या योगदान था, क्या योगदान रहा कृषि और पशुपालन का। इस वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के कृषि और पशुपालन को। उत्तर प्रदेश कृषि पशुपालन की दृष्टि में एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। भारत में देखा जाए तो यूपी उत्तर प्रदेश जो है बहुत महत्वपूर्ण राज्य है कृषि और पशुपालन में, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक संरचना जो भौगोलिक संरचना है उत्तर प्रदेश की कृषि एवं पशुपालन के एकदम अनुकूल है। वहाँ पशुपालन और कृषि बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। तभी तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार है कृषि है। यहाँ का मूल आधार कृषि है, अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है। लगभग यहाँ 65% की आबादी कृषि पर आधारित है। 2014-15 का आंकड़ा देखा जाए तो यहाँ कुल मिलाकर 165.98 लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि की जाती है, जो पूरे यूपी का लगभग 68.7% क्षेत्र है। 68.7% क्षेत्र पर कृषि होता है, बाकी क्षेत्र पर आबादी है, मतलब जनसंख्या निवास करती है। उत्तर प्रदेश पशुपालन की दृष्टि से भारत में एक संपन्न राज्य के रूप में जाना जाता है। जाहिर सी बात है, जाना ही जाएगा जब 65% की आबादी यहाँ कृषि पर आधारित है, यहाँ की अर्थव्यवस्था भी कृषि पर आधारित है। तो उत्तर प्रदेश में अगर भारत में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश एक संपन्न राज्य के रूप में है। देख लेते हैं कृषि, उत्तर प्रदेश की कृषि। उत्तर प्रदेश में कृषि का योगदान इसकी अर्थव्यवस्था में हमेशा से अच्छा रहा है। यहाँ के अधिकांश लोग कृषि व्यवस्था, अधिकांश लोग क्या 65% लोग कृषि व्यवस्था पर आधारित हैं। कृषि की यहाँ की कृषि यूपी में कृषि वहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है कृषि। प्रदेश के खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने, जनता को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा प्रदान करने, राज्य को राष्ट्र के खाद्य भंडार यानी यूपी को भारत के खाद्य भंडार में, राज्य को राष्ट्र के खाद्य भंडार के रूप में संपन्न बनाने तथा ग्रामीण जनता, जो गांव की जनता है, ग्रामीण जनता की आर्थिक उन्नति एवं संपन्नता सुनिश्चित कर ग्राम्य जीवन में गांव वालों के जीवन में गुणवत्ता युक्त सुधार लाने के लिए कृषि नीति बनाई गई थी। कृषि नीति के अंतर्गत प्रदेश शासन यानी यूपी के शासक कौन है इस समय योगी आदित्यनाथ है। तो यूपी के शासन द्वारा सप्त क्रांति प्रसार, सिंचाई एवं जल प्रबंधन, विपणन, मशीनीकरण एवं शोध तथा कृषि विविधीकरण पर विशेष बल दिए जाने का संकल्प लिया गया है। ये लोग का मतलब इस आर्थिक दृष्टि से तो संपन्न है। अर्थव्यवस्था यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है तो कृषि है, तो कृषि पर ज्यादा ध्यान देंगे। इस तरह से यहाँ की सरकार यहाँ के सप्त क्रांति प्रसार, सिंचाई एवं जल प्रबंधन, विपणन, मशीनीकरण, शोध एवं कृषि विविधीकरण, इन सब पर विशेष बल देती है, दिए जाने का संकल्प लिया है और आगे चलकर इस पर काम भी करें। वर्ष 2016-17 में प्रचलित भावों का सकल, जो भाव है उसका सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संवर्गीय क्षेत्र का योगदान 26.5% रहा, जिससे कृषि फसलों का योगदान 17.6% रहा। अब देखिए, संवर्गीय क्षेत्रों का योगदान 26.5% रहा, जिसमें कृषि फसलों का योगदान
17.6% रहा। सकल घरेलू घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संवर्गीय क्षेत्र का योगदान कितना रहा? तो 26.5%। वहीं कृषि फसलों का योगदान कितना रहा? तो 17.6%। आगे देखते हैं 2015-16 का देख लेते हैं। तो 2015-16 में अस्थायी भावों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो था, जो वहाँ का अस्थायी भाव था सकल घरेलू राज्य उत्पाद में कृषि का संवर्गीय क्षेत्र की वृद्धि 4.2%। यहाँ देखिए 4.2%। और इसी तरह से यहाँ देख लीजिए 2015-16 की स्थिति ये थी 4.2%। वहीं 2016-17 में देख लीजिए तो 26.5% हो गया था, कई गुना बढ़ गया था। वहीं 2016 से 17 में 8.9% की वृद्धि हो गई थी। 8.9% की वृद्धि हुई 2015-16 की अपेक्षा 16-17 में 8.9% की वृद्धि हो गई, जो कि वर्ष 2000 इसी प्रकार फसलों की वृद्धि दर जो कि वर्ष 2015-16 में 4.9% थी, वही 16-17 में 12.2% हो गई। फसलों वाली बात कर रहा है तो फसलों में देखिए यहाँ 17.6% रहा। यहाँ देख लेते हैं, देखिए यहाँ अस्थायी भावों का तो ये रहा 2016-17 यहाँ, 2015-16 यहाँ। अस्थायी भाव का सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि कितनी हुई है? तो 4.2%, यहाँ 26.5%। और यहाँ कृषि फसलों का योगदान 17.6%। यहाँ फसलों में वृद्धि दर जो 2015-16 में थी उसकी अपेक्षा 2016-17 में 12.12% हो गई। 4.9% से बढ़कर 12.2% हो गई। 17 में 12% की वृद्धि हुई, 12.2% की वृद्धि हुई। एक बार फिर समझ लेते हैं इसको। देखिए 2016-17, 2015-16 की बात करें, 2015-16 में घरेलू उत्पाद 2015-16 की बात कर रहे हैं तो घरेलू वृद्धि दर 4.2% थी। वहीं 2016 और 17 की बात करें तो यही बढ़कर कितना हो गया? 26.5%। अंतर दिख रहा है, अंतर एकदम स्पष्ट दिख रहा है। वहीं अगर कृषि फसलों का योगदान पूछे तो 2015-16 की बात करें तो 2015-16 में 4.9% रहा, 4.9% था। वही बढ़कर 2016-17 में कितना हो गया? 17.6%, 17.6%। तो इसमें और इसमें फर्क नहीं दिख रहा है, इसमें और इसमें फर्क बहुत दिख रहा है। तो आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं कृषि में कार्यरत कर्मकारों की स्थिति। वहाँ जो कृषि में कार्यरत कर्मकार हैं, जो कृषि से संबंधित नीतियों को बनाते हैं या फिर उसमें अपना योगदान देते हैं, कर्मकारों की स्थिति को देख लेते हैं। तो देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, वर्ष 2011 में जब जनगणना हुआ था उसके अनुसार देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कुल 658 यानी 658.15 लाख कर्मकार थे। इतने बड़े पैमाने पर इसमें कर्मकार थे, जिसमें से 190.58 लाख कृषक अकेले कितने थे? इसमें से लगभग 200 लाख हम कह सकते हैं,
10 लाख कम नहीं तो 200 लाख 190.58 लाख कृषक एवं 199.39 लाख कृषि श्रमिक थे। कुल कर्मकारों में कृषकों एवं कृषि श्रमिकों का प्रतिशत अंश कितना था? 59.3%। 59.50 यहाँ देखिए 59.3% सिर्फ किसान थे, कृषक थे और कृषि श्रमिक थे। कृषक और कृषि श्रमिक थे इतने। यहाँ दिख नहीं रहा है, देखिए हम फिर से लिख दे रहे हैं। कृषि श्रमिक कितने थे? कृषि श्रमिक आपके कुल मिलाकर थे 199 लाख ले लेते हैं, तीन नौ छोड़ देते हैं। और वहीं कृषक जो किसानी करते थे, जिनकी अपनी भूमि हुआ करती थी, वो 190.58 लाख थे। इन दोनों को मिलाकर कुल कितनी आबादी इनकी हो रही थी? तो 59.3%। 59.3% तो सिर्फ कृषि श्रमिक और कृषक थे। आगे देख लेते हैं, इनको एक चार्ट में दिखाया गया है। मध्य इकाई कर्मकारों की संख्या कब कितनी रही? कर्मकारों का प्रतिशत यहाँ दिए गए हैं। कृषक इकाई लाख में दिया है, जितना भी इधर पढ़ना है उसको लाख में दिया गया है। तो 2001 में देखिए 2001 की स्थिति 221.8% थी, वही बढ़कर 2011 में घटा है। घटकर कितना हो गया था? 190.58%। अब यहाँ कर्मकारों का प्रतिशत देख लेते हैं। कर्मकारों की संख्या यहाँ प्रतिशत में निकाला गया है, तो 41.1% 2001 में था, वही 29% घटकर 29% 2011 में आ गया है। कृषि श्रमिक कर्मकारों की संख्या 134.1 लाख, ये 2001 की बात कर रहा है। 134.1 लाख कब था? 2001 में। बढ़कर कितना हो गया? 199.39 लाख। अब प्रतिशत निकाल लेते हैं, तो यहाँ कम थे, यहाँ ज्यादा हो गए हैं। तो 24.8 2011 में थे, 2011 में बढ़कर 23.3 हो गए। अब पारिवारिक उद्योग 30.31 2001 में, 38.99 2011 में, तो 5.6% 2001 में, 5.9% 2011 में। अन्य में देख लेते हैं, अन्य लोगों में तो 153.84 2001 में, बढ़कर 229.19 हो गए 2011 में। 28% थे 2001 में, 34.8% हो गए 2011 में। कुल योग देखा जाए तो 2001 में 539.84 लाख थे और 2011 में 658.15 लाख थे। कर्मकारों का प्रतिशत देखा जाए 2011 में तो 100% में निकाला गया है ये सब। चलिए आगे देख लेते हैं। वर्ष 2011-12 के भूमि के उपयोग की संख्या के अनुसार अगर देखा जाए तो प्रदेश का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 241.70 लाख हेक्टेयर है। कितना है? कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 241.70 लाख प्रति हेक्टेयर है, जिसमें से 166.23 लाख हेक्टेयर यानी 68.8% क्षेत्र शुद्ध बुआई का क्षेत्र है। बाकी इसमें से देखिए 241.70 लाख हेक्टेयर की कुल भूमि है, इसमें से
166 जो है 166 लाख हेक्टेयर यानी 68%, 68.8% शुद्ध बुआई, मतलब इतने पे एकदम शुद्ध बुआई का क्षेत्र है। इसी में से बचा कितना 154.77 फसल संघनता के साथ सकल बुआई क्षेत्र 257.228 लाख हेक्टेयर है। सकल बुआई का क्षेत्र 257.28 लाख हेक्टेयर है। प्रदेश में वर्ष 2013-14 में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, कितने क्षेत्रफल पर शुद्ध बुआई हुई थी 2013-14 में, तो 165.46 लाख हेक्टेयर था। इतने पे शुद्ध बुआई हुई थी, जो वर्ष 2014-15 में बढ़ा कितना था, तो ज्यादा नहीं बढ़ा था, 0.31% बढ़ा 2013-14 की अपेक्षा 14-15 में 0.31% बढ़कर 165.98 लाख हेक्टेयर हो गया था। 165.98 लाख हेक्टेयर हो गया। आगे देख लेते हैं हम उत्तर प्रदेश वन एवं वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ कहाँ है। उत्तर प्रदेश में वन और वन्यजीव अभ्यारण्य, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे लिए हवा कितना आवश्यक है। वन, हवा कहाँ से मिलेगा, वन से। वन्यजीव अभ्यारण्य कितना आवश्यक है और वन कितना आवश्यक है, चलिए देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में वन और वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पर हैं। तो यहाँ देखिए, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता किसी भी देश अथवा राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। जाहिर सी बात है, जो प्राकृतिक संसाधन होता है, जहाँ ज्यादा प्राकृतिक संसाधन मिलेगा जिस देश में, राज्य में, वहाँ का विकास ज्यादा होगा। तो प्राकृतिक संसाधनों में वनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है, वनों की भूमिका होती है, क्योंकि वनों में अनेक बहुमूल्य लकड़ी औषधि प्राप्त होती है। बहुत से बहुमूल्य लकड़ी और उसके साथ साथ औषधियां भी प्राप्त होती है। उत्तर प्रदेश के विकास में भी वनों का काफी योगदान, कृषि और पशुपालन का योगदान तो था ही, है ही, लेकिन यहाँ वनों का भी काफी योगदान है। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः उष्णकटिबंधीय, उष्ण शीतोष्ण जानते हैं, उष्ण माने गर्म क्षेत्र का, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वनों का विस्तार है। उष्णकटिबंधीय वनों का विस्तार अधिक है, ज्यादा से ज्यादा उष्णकटिबंधीय है, मतलब गर्म क्षेत्र वाले वनों का विस्तार है। लेकिन यहाँ की भौगोलिक संरचना में काफी भिन्नताएं हैं, कहीं पठार तो कहीं पहाड़, कहीं मैदान है यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पर वनों के रूप में भी भिन्नता पाई जाती है। जाहिर सी बात है, जहाँ की जलवायु भिन्न होगी, भौगोलिक संरचना भिन्न होगी, तो वहाँ के वनों के रूप में भिन्नता नहीं पाई जाएगी। तथा उत्तर प्रदेश के इन वनों में अनेक वन्यजीव भी पाए जाते हैं, जैसे चीता, बाघ, तेंदुआ, गीदड़, खरगोश, लोमड़ी, गिलहरी, बगुला, कबूतर, सारस, तीतर, मैना, बुलबुल, तोता इत्यादि। ये सब यहाँ के वनों में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के वनों में इन सब की अधिकता है, अधिक मात्रा में देखे जाते हैं। सामान्यतः उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब देख लेते हैं वनों के प्रकार क्या हैं। एक तो है आपके प्रकार इधर है, विशेषता इधर है। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन देख लेते हैं, इसकी विशेषता क्या है। तो इस प्रकार के वन उत्तर प्रदेश के भाबर तथा तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ऊपर से जब नदियां नीचे गिरती हैं तो अपने साथ बहुत से कंकड़ पत्थर इकट्ठा करके लाती हैं, यहाँ जमा कर देते हैं, इसी को भाबर क्षेत्र कहा जाता है। इसी के आगे जब नदियां निकलेंगी, यहाँ नदियां विलुप्त हो जाती हैं, जब आगे की तरफ निकलती हैं तो यहाँ नदियों में कीचड़ होता है, ज्यादा से ज्यादा कीचड़ होता है, तो इसे तराई क्षेत्र कहा जाता है। ये ऊपर वाला भाबर क्षेत्र, नीचे वाला तराई क्षेत्र। तो यहाँ कहा गया है इस प्रकार के वन उत्तर प्रदेश के भाबर एवं तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी जहाँ कंकड़ पत्थर होता है और जहाँ से नदियां कंकड़ पत्थर के नीचे जहाँ से नदियां निकल जाती हैं, वहां पाया जाता है। सामान्यतः इस प्रकार के वन 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन की
सर्व प्रमुख प्रजाति कौन सी है? सागवन। सागवान सब देखे हो तो सर्व प्रमुख प्रजाति कौन सी है? तो सागवन है। अन्य प्रमुख वन है सागवन के अलावा, सागवन तो है ही है, कुसुम, शीशम, महुआ, साल, सहतूत, जामुन, बांस, बेत, सखुआ इत्यादि। ये सब उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, पर्णपाती मैंने जो अपने पत्ते गिरा देते हैं, इन सब में ये सब अपने पत्ते गिरा देते हैं। ये सब वन पाए जाते हैं ज्यादातर उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। और है सखुआ, शीशम, सागौन। आर्थिक दृष्टि से ये सब सखुआ हुआ, शीशम हुआ, सागौन हुआ, ये सब आर्थिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी लकड़ियां बहुत महंगी जाती हैं, इनके पेड़ बहुत महंगे जाते हैं, सखुआ, शीशम या सागौन के। तो दूसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। चलिए देख लेते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। यह वन उत्तर प्रदेश के पूर्व एवं मध्य पश्चिमी मैदान के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां लगभग, यहाँ देखिए 100 से 150 सेंटीमीटर की वर्षा हो रही थी, तो यहाँ 70 से 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। इन वन के क्षेत्रों में ऊंचे वृक्षों का अभाव पाया जाता है, ऊंचे वृक्ष नहीं होते हैं, ऊंचे वृक्षों का अभाव पाया जाता है। इस प्रकार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन साल के होते हैं। यहाँ सागौन था सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ साल है। साल के अलावा कौन कौन सा है तो देख लेते हैं। साल के अलावा यहाँ है नीम, आम, पीपल, ऑक्सवुड, अमरतास, पलास, तेंदू आदि। पलास को तो राजकीय पुष्प कहा जाता है, यूपी का राजकीय पुष्प पलास को कहा जाता है, पलास। इस प्रकार के वन क्षेत्र की प्रमुख समस्या अत्यधिक चराई है, ऊंचे ऊंचे नहीं होते हैं, तो इसकी प्रमुख समस्या क्या होगी? अत्यधिक चराई। और तीसरा देख लेते हैं उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। कांटेदार वन यानी रेगिस्तान में ज्यादा देखने को मिलते हैं, देखते हैं यहाँ यूपी में कौन सा एरिया है जहाँ कांटेदार वन मिलते हैं। तो कांटेदार वन सामान्यतः इस प्रकार के वन उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में विस्तृत हैं। दक्षिणी भाग की तरफ ही मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत मिला था, तो सामान्यतः इस प्रकार के वन उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में विस्तृत हैं। इस प्रकार के वन वहां पाए जाते हैं जहां औसत वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए ऊपर वाले में तो 100 से 150 हुआ था, यहाँ 70 से 100 हुआ था, यहाँ 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। इस प्रकार के वन की ऊंचाई 5 से 10 मीटर तक होता है, 5 से 10 मीटर, ज्यादा ऊंचा नहीं होता है। इस प्रकार के प्रमुख वन खैर, बबूल, कीकर, खजूर, यूफोबिया, धामन, थोर, खेजड़ी, अकासिया इत्यादि, ये सब वन उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन होते हैं। आगे देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में वन स्थिति क्या है। तो उत्तर प्रदेश वन के विकास के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय वन नीति 1998 की घोषणा की है। वन के विकास के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय वन नीति 1998 की घोषणा में बताया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी तर्ज पर दिसंबर 1998 में राज्य वन नीति की घोषणा की। जिस तरह से भारत सरकार ने राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की थी, उसी के तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी दिसंबर 1998 में राज्य वन की नीति की घोषणा की थी। राज्य वन नीति 1998 के आधार पर प्रदेश के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र के जितना भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 33.33% भाग वनाच्छादित होना चाहिए। 33.33% भाग पर वनों को लगाया जाना चाहिए, वन होने चाहिए। वन स्थिति की रिपोर्ट क्या बताता है 2017 का? तो वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के आधार पर उत्तर प्रदेश का 2,40,928 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल है, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। इतने पे 33.33% क्षेत्रफल पर वनों से वनाच्छादित किया जाना चाहिए। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश खनिज संसाधन।
उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन की क्या स्थिति है? देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन। तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र हिमालय श्रेणी के निम्न भागों एवं विंध्यक्रम श्रेणी में खनिज पाए जाते हैं। जहाँ पहाड़ होगा अक्सर वहीं पर ये खनिज क्षेत्र पाए जाते हैं। तो बुंदेलखंड क्षेत्र जो हिमालय श्रेणी के नीचे है या फिर विंध्य श्रेणी के ऊपर है, यही सब जगह ये खनिज संसाधन पाए जाएंगे। तो इसके अतिरिक्त कुछ नदी घाटियों में भी खनिज पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन की खोज, विकास एवं उद्योग की स्थापना के लिए 1955 में सर्वप्रथम भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की स्थापना की गई थी। खनिजों की देखभाल के लिए या फिर खनिजों के उत्पादन के लिए, खनिजों के खनन के लिए 1955 में एक भूतत्व खनिकर्म निदेशालय की स्थापना की गई। इसके पश्चात क्या हुआ था? 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। 1955 में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की स्थापना की गई। उसके बाद 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। इसके माध्यम से नए नए खनिज संसाधनों की खोज होने लगी, उससे संबंधित उद्योग स्थापित होने लगे। दिसंबर 1998 में उत्तर प्रदेश में प्रथम खनिज नीति घोषित कर दी गई। उत्तर प्रदेश को प्रथम खनिज नीति घोषित की गई। उत्तर प्रदेश में 1998 में प्रथम खनिज नीति घोषित की गई। इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ था? तो खनिज विकास को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया। अब खनिज विकास का उद्योग यूपी में होने लगा। इसके अंतर्गत खनिज विकास को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया। इस नीति द्वारा उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में को शामिल किया गया था, जहां से खनिज का विकास, जिसको खनिज बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता था। यहाँ से खनिज बहुत बड़े मात्रा में, बहुत बड़े पैमाने पर मिलते हैं। तो वो 10 जिलों को देख लेते हैं। वो 10 जिले या तो विंध्य पर्वत के ऊपर के जिले होंगे या फिर विंध्य, मान लीजिए ये यूपी है तो नीचे से विंध्य पर्वत है, तो इधर वाले जिले होंगे या फिर हिमालय के दक्षिण वाले जिले होंगे। तो देख लेते हैं कौन कौन से जिले थे। तो एक था सहारनपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर, झांसी, महोबा, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, बांदा, सोनभद्र। कितने हुए? एक सहारनपुर, दूसरा इलाहाबाद, तीसरा मिर्जापुर, चौथा आपका झांसी, पांचवा महोबा, छठा ललितपुर, सातवां जालौन, आठवां हमीरपुर, नौवां बांदा और 10वां सोनभद्र को खनिज विकास बाहुल्य क्षेत्र घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख क्षेत्र हैं चूना पत्थर, सॉफ्ट स्टोन, मैग्नेसाइट, जिप्सम, तांबा, ग्लास सैंड, संगमरमर, नॉन प्लास्टिक, फायर क्ले, यूरेनियम का भंडार यूपी में भी है, एंडलूसाइट, वेराइट्स इत्यादि। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार ने खनन नीति 2017 की घोषणा की है। अब 2017 की उत्तर प्रदेश की खनिज नीति 2017 की घोषणा देख लेते हैं। इसमें क्या घोषित किया गया है, इसमें क्या घोषणा हुआ है? तो 30 मई 2017 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुशासन एवं भ्रष्टाचार मुक्त मूल मंत्रों पर आधारित एक मजबूत तथा पारदर्शी खनन नीति को मंजूरी प्रदान की गई। इस खनन नीति के निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्र हैं, मंत्र हैं। क्या मंत्र थे? मंत्र दिया गया था सरकार के द्वारा, यूपी सरकार के द्वारा 2017 में सुशासन एवं भ्रष्टाचार मुक्त मूल मंत्र, सुशासन एवं भ्रष्टाचार मुक्त मूल मंत्रों पर आधारित है। तो ये मूल मंत्र देख लेते हैं। इस खनन नीति के मूल मंत्र क्या थे? तो था पारदर्शिता, समता, आम सहमति, भागीदारी, कानून का राज, प्रभावी और उत्तरदायी। अब इस नीति के प्रमुख लक्ष्य देख लेते हैं। प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो खनिज के विषय में जागरूकता को बढ़ावा देना प्रमुख लक्ष्य था। खनिज के क्षेत्र में
खनिज के विषय में जागरूकता को बढ़ावा देना, सर्वमान्य की खनन एवं खनिजों तक पहुंचना, सर्वसामान्य की खान एवं खनिजों तक पहुंचना। तीसरा था सर्वसामान्य के खनिजों की उपलब्धता में वृद्धि करना। चौथा था खनिजों का मूल जनसाधारण के सामर्थ्य के अनुसार रखना, जनसाधारण के सामर्थ्य के अनुसार रखा जाएगा। उपरोक्त के आधार पर जनसाधारण में खनिजों का स्वीकार्यता और इस खनन नीति के उद्देश्य क्या थे, ये तो था आपका प्रमुख लक्ष्य। अब उद्देश्य देख लेते हैं, उद्देश्य क्या थे। तो उद्देश्य था खानों एवं खनिजों के माध्यम से प्रदेश के सामाजिक एवं आर्थिक सतत विकास में वृद्धि विकास के लिए खनिजों का खनन हो रहा था। दूसरा था खनिजों के संरक्षण पर अत्यधिक ध्यान देना। अगर खनिजों का उत्पादन हो रहा है, निकाला जा रहा है, तो उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पर्यावरण परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना। और चौथा था खनिजों से प्राप्त होने वाले राजस्व, जो टैक्स था, राजस्व का राज्य के कुल राजस्व प्राप्ति के अंश 1.85% जा रहा था, को बढ़ाकर 5 वर्षों में 3% कर दिया गया था। यानी 1.85% बढ़ाकर 3% सिर्फ 5 वर्षों में किया गया। अवैध खनन परिवहन पर नियंत्रण। अवैध रूप से खनन परिवहन हो रहा था, उस पर नियंत्रण, तकनीकी हस्तक्षेप तथा अवैध खनन एवं परिवहन में लिप्त जो व्यक्ति के विरुद्ध कठोर दंड की कार्रवाई करना। खनिज सेक्टर में रोजगार के अवसर को बढ़ावा देना। खनिज उद्योग में स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देना। और आगे था खनिजों के वैज्ञानिक विकास, जिसमें खनिजों की उपयोगिता, विपणन, मानव संसाधन सम्मिलित है, हेतु तकनीकी ज्ञान एवं सुविधाएं तथा परामर्श उपलब्ध कराना। खनिजों के वैज्ञानिक विकास, जिसमें खनिजों की उपयोगिता क्या है, विपणन, मानव संसाधन सम्मिलित है, इन सबके ज्ञान एवं सुविधाओं का परामर्श उपलब्ध कराना था। इच्छुक जो उद्यमी थे को खनिज आधारित सूचना आंकड़ों को उपलब्ध कराना था। और खनिज विकास प्रक्रिया में निजी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन और उद्यमिता का विकास करना था। और लास्ट वाला है खनिज विकास हेतु आधुनिक अन्वेषण तकनीक के माध्यम से नए खनिज भंडारों के अन्वेषण में तीव्रता प्रदान करना था। तो ये सब लक्ष्य थे उसके, यही सब उद्देश्य था और लक्ष्य था। इतना मूल मंत्र था। मूल मंत्र कितने थे? 2, 4, 6, 7 मूल मंत्र दिए थे 2017 में। उसके पहले आप लोग एक खनिज संसाधन पढ़ लिए, उसके बाद पढ़े आप लोग वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इसी के साथ ये वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।